हेलो वीवर। आज जो है कि क्रॉनिकल की मासिक पत्रिका आती है, मुख्य परीक्षा विशेष से संबंधित जो है ये बहुत ऑथेंटिक पत्रिका है। इसको सभी लोग पढ़ते हैं और मुख्य परीक्षा जो आप लोगों का जो है कि पीसीएस मेंस का 2023 का सितंबर माह में होने वाला है, उससे संबंधित मुख्य परीक्षा विशेष नाम से भारत के द्विपक्षीय संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जो है सारगर्भी प्रस्तुतिकरण किया है। इसमें मैं विशेष रूप से जो है कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष सामान्य अध्ययन 5वां 6वां प्रश्न पत्र जो है इस समय न्यू ऐड हुआ है, 400 नंबर का है। ये विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रकाशन किया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये नया है और भटकाव के ज़्यादा चांस हैं, इसलिए हम जो है कि ये आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स है, इसको आप लोग पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइएगा। इसको देखिए, बहुत अच्छा दिया है। 60 वेब में दे दिया, 60 टू द पॉइंट दिया है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए इसे। देख लीजिए, जीएस यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र जीएस 5th और 6 का है। ठीक है। अब जैसे कि पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय गणराज्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राचीन गण, तो इसमें देखिए क्या उत्तर लिखा है। प्राचीन गणतंत्र कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र थे और बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के गणतंत्र कपिलवस्तु के शाक्य जो है सिद्धार्थनगर, रामग्राम के कोलीय गोरखपुर, मौर्य के गोरखपुर, कुशीनगर के मल्ल, कुशीनगर के हैं, पावा के मल्ल, फाजिल नगर, सुमार के मल्ल, मिर्जापुर, केसपुर के कलाम, गंगा यमुना द्वाब में। ठीक। राज्य में राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासन निरंकुश नहीं बल्कि जनता के सेवक की भांति कार्य करते थे। अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में अवस्थित थे, वहीं गणतंत्र हिमालय की तलहटी में। राजा सर्वसम्मत से चुने जाने के कारण महासम्मत कहा जाता था। ठीक। राजा सर्वसम्मत से चुने जाने के कारण जो है महासम्मत कहा जाता था और सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी। और इसके भवन जो है, एक मिनट, इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्थागार कहा जाता था। वहीं प्रमुख सदस्यों की सभा अष्टकुलक कहलाती थी। प्रमुख सदस्यों की सभा क्या कहलाती थी? अष्टकुलक कहलाती थी। गणराज्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संवाद एवं परस्पर वार्तालाप के द्वारा प्रशासन था, किंतु इसकी विशेषता के कारण आंतरिक मतभेद हमेशा बने रहते थे। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता की जनतांत्रिक विचारधारा के अनुरूप थी, जो विश्व इतिहास में अद्वितीय थी। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक गणतंत्रों का जो स्वरूप है उसका निदर्शन हमें उत्तर प्रदेश की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों में होता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान को रेखांकित कीजिए। ये 5वां प्रश्न पत्र है जो इतिहास से संबंधित है, जिससे पूछा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बनाया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ ही उत्तर प्रदेश में से हुआ, जिसने कालांतर में भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। योगदान क्या है देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 मई 1857 प्री में भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ, जो जल्द ही दिल्ली पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहादुर शाह सेकेंड को सम्राट घोषित कर दिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। ठीक। इसने इस बात को रेखांकित किया कि नहीं था क्या दिक्कत, अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि यह आंदोलन न तो भारत के राष्ट्रवाद के विकास में 1857 की क्रांति प्रेरणा स्रोत बनी। जब संपूर्ण देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब
उत्तर प्रदेश ने संग्राम का प्रारंभ किया तथा नेतृत्व भी प्रदान करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि यह आंदोलन न तो संगठित था और न ही तात्कालिक रूप से सफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में एक नए जोश का संचार किया तथा लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रयास हेतु प्रेरित किया। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। देखिए, पर्यटन इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की संभावनाओं का विवेचना करें। उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2022 लाई गई है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 20,000 करोड़ के निवेश के साथ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। होटल को उद्योग का दर्जा मिलेगा। पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होगी। ठीक है। रामायण, महाभारत और शक्तिपीठ सर्किट का विकास किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को साथ रखते हुए इसमें सेंचुरी फॉरेस्ट रिजर्व को विकसित किया जाएगा। फिर देखिए, पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को जो अब तक पर्यटन की व्याख्या में नहीं आती थी उन्हें शामिल किया जाएगा, जैसे बजट होटल, पिलग्रिमडामेंट्री और धर्मशालाएं इत्यादि जैसी कुल 22 एक्टिविटीज को नई नीति में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्थान, उत्तर प्रदेश में 2022 में 24,87,00,000 से अधिक पर्यटन आए। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पर्यटन पर फोकस किया जा सकता है। थीम आधारित से आगे बढ़कर डेस्टिनेशन आधारित करने से पर्यटन की अपार संभावनाएं है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए सरकार के साथ साथ नागरिकों के सम्मिलित प्रयास आवश्यक हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित योजनाओं का वर्णन कीजिए। हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित योजनाओं का विकास का वर्णन करें। ये योजनाएं कहाँ तक हस्तशिल्प के विकास में कारगर हैं। अब इसका आंसर देखिए किस हिसाब से दिया है। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार संभावनाएं तथा विशिष्ट शैली है। इसके विकास हेतु सरकार निम्न योजनाएं संचालित कर रही है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, इसके तहत परंपरागत तरीके से हो रहे हस्तशिल्प निर्माण को तकनीकी माध्यम से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी सुविधा केंद्र योजना, तकनीकी उन्नयन हेतु अनुसूचित जाति के दस्तकारों हेतु संचालित योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विशिष्ट उत्पाद जो किसी विशेष जनपद में निर्मित होते हैं से संबंधित योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, शिल्पकारों को स्वास्थ्य संबंधित उत्कृष्ट सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्कशॉप योजना। हस्तशिल्प उत्पाद परंपरागत डिजाइन तक सीमित है, उन्हें विकसित हो रही मांग के अनुरूप बनाने हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, इसके तहत चयनित हस्तशिल्पियों को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएंगी। अब देखिए, ये योजनाएं निम्न स्तर तक हस्तशिल्प के विकास में कारगर रही हैं। कैसे रही हैं? देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 70% है। वर्तमान में ये योजनाएं प्रदेश के 25 लाख शिल्पियों को लाभान्वित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1800 करोड़ उत्पाद एवं उत्पाद लागत 800 करोड़ अनुमानित है, जो इन योजनाओं के कारण लगातार बढ़ रही हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। इसके विकास हेतु अतः हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। इसके विकास हेतु उपयुक्त योजनाएं संचालित कर रही है। ठीक, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की विशेषताओं एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति अनुक्रिया से जुड़े वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के संतों के प्रयास का परिणाम था। क्या कर रहा है? भक्ति आंदोलन बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति अनुक्रिया से जुड़े वैष्णव
एवं शैव संप्रदाय के संतों के प्रयास का परिणाम था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का रामानंद ने किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के विकास के निम्न कारण थे। क्या थे भाई? देखिए, अब पॉइंट दे देंगे तो आप लोगों को एकदम अंक मिल जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रत्येक, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रत्येक जाति से शिष्य बनाया गया और उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया गया। रामानंद जैसे संतों ने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए विष्णु की जगह सर राम की भक्ति पर बल दिया, राम भक्ति पर बल दिया, मतलब अवतारवाद पर लोग बल दे रहे हैं। ये जो है कि कबीर जैसे संतों ने जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्चे सुधारक की भूमिका निभाई। ठीक, उसके बाद देखिए प्रभाव क्या हुआ इसका समाज पर प्रभाव क्या हुआ। भक्ति पंथ ने उपासना की विविध विधियों के रूप में कर्मकांडों और यज्ञों का परित्याग किया, मतलब विरोध किया। समाज में समता का विकास किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे सद्भाव की स्थापना हुई। अतः भक्ति आंदोलन ने समरसता का विकास किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों और कर्मकांडों पर कुठाराघात किया। ऐसे शब्द यूज किया जाता है जिससे राइट जो कापी जाते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। इसने सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया है। ठीक, उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लिखा है, सब ऑथेंटिक है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। लोक नृत्य एवं विशेषताएं सब आपके सिलेबस में, पर्यटन आपके सिलेबस में है, भक्ति आंदोलन आपके सिलेबस में है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा। और दूसरा देखिए छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उसकी विशेषताओं का विवेचना के लिए। 1 मिनट रुकिएगा, बता रहे झुंझुनी बैठ गई भाई। सॉरी भाई। तो देखिए हम लोग कहाँ थे। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का एक विस्तृत इतिहास रहा है। क्या रहा है भाई? जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट नृत्य विधाएं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य निम्न है। चरकुला है, ख्याल है, सौरा है, राई है, कठ घोड़वा है, धोबिया है, जोगिनी है, कर्मा है। फिर से देखिए, चरकुला है, ख्याल है, सौरा है, राई है, कटघोड़वा है, धोबिया है, जोगनी है, कर्मा। अब इसमें क्या चरकुला क्या है? देखिए चरकुला जो है राधा के जन्म से संबंधित लोक नृत्य है। इसकी प्रमुख विशेषता है इसमें पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर इसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल क्या है? यह पुत्र के जन्म के अवसर पर बांस और रंगीन कागज के बने मंदिर को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है। सौरा क्या है? बुंदेलखंड में फसल कटाई के अवसर पर युवा स्त्री और पुरुष हाथ में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। राई क्या है? इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। इसे बसंत ऋतु और जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। ठीक, फिर कटघोड़वा देखिए, नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। धोबिया क्या है? यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें एक नर्तक धोबी का और तथा अन्य धोबी के घोड़े का अभिनय करते हैं। फिर कर्मा देखिए, नर्तक पेड़ की पत्तियों व डालियों को काटते व पुजारी के माध्यम से देवता को भेंट देते हैं। इस प्रकार लोक नृत्य किसी भी समाज के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, जो मनोरंजन के साथ ही सांस्कृतिक अक्षुण्ण बनाए रखने में भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक, अब देखिए भारत नेपाल सीमा से संबंधित सुरक्षा एवं प्रबंधन की चुनौतियां मुख्य रूप से क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है जिसमें मित्रता और सहयोग के आपसी संपर्क को सांस्कृतिक द्वारा लक्षित किया जाता है, किंतु हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की निम्न चुनौतियां उभर कर आई है। क्या है ये? सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या है? उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल की सीमा। अब देखिए, अब यहाँ आप जो है स्मार्ट रणनीति क्या है? अब यहाँ आप लोग जो है कि मैप बनाएंगे।
जैसे दे दिया भारत नेपाल की सीमा संबंधी सुरक्षा प्रबंधन चुनौतियाँ क्या है, तो इसमें आप लोग मैप बनाएंगे, बगल में मैप से यहाँ मैप बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे आप उसके बारे में। आप लिखेंगे मतलब कि इसमें खुली सीमा है, सांस्कृतिक हर चीज़ देखिए बताया होगा। भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है जिससे मित्रता और सहयोग के आपसी संपर्क देखिए सांस्कृतिक द्वारा लक्षित किया जाता है, किंतु हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा प्रबंधन की निम्न चुनौतियां बरकरार आई हैं। सीमा सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियां क्या है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल की सीमा से अपराधियों के प्रवेश और मानव तस्करी करने के लिए सबसे सुभेद्य क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की नाली सीमा एक खुली सीमा है जहां पर मानव तस्करी रोकना एक बड़ी चुनौती है। नेपाल सीमा से प्रत्येक वर्ष भारत में नकली भारतीय मुद्रा नोटों की बड़ी राशि लाई जाती है। आतंकवाद के वित्त पोषण हेतु नेपाल में अनौपचारिक व्यापारियों द्वारा उच्च पकड़ वाले नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। नेपाल अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। भारत नेपाल सीमा का प्रयोग नशीली दवाओं की तस्करी, फायर आर्म की अवैध तस्करी हेतु किया जाता है। भारत नेपाल प्रत्यर्पण संधि 1953 के जटिल क्रियान्वयन के कारण प्रबंधन की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन भारत नेपाल सीमा पर स्थापित किया जा रहा है, किंतु अभी भी इनके ढांचागत विकास में समय लगेगा। अतः सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार मजबूत सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रही है तथा सीमा पर आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली जैसे ड्रोन, कैमरा आदि का प्रयोग करके सुरक्षा हेतु प्रबंध किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ये दे देंगे भारत नेपाल सीमा की विशेषता क्या है। देखिए इसको आप कोट कर देंगे। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। मुक्त आवाजाही है, खुली सीमा है, सांस्कृतिक प्रवाह का माध्यम है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये कई पार्ट में, जैसे ये पार्ट 1 में रहेगा। ठीक, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट 2 बनाऊंगा, तो आप लोग इसे पढ़िए। फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सिलेबस टू द पॉइंट दिया है, और अच्छे से पढ़िए आप लोग और आगे बढ़िए। धन्यवाद।